नमस्कार। शब्द विन्यास 666 पर आप सभी मित्रों का पुनः पुनः स्वागत और अभिनंदन। कहानियों के इस सफर में आजकल हम अंकिता जैन जी की कहानी कश्मकश को सुन रहे हैं। अंकिता जी को अंतर्राष्ट्रीय कहानी लेखन में भी पुरस्कृत किया जा चुका है। इनकी कहानी कश्मकश का आज हम तीसरा और अंतिम अंक सुनने जा रहे हैं, तो सुनना प्रारंभ करें। एम्बुलेंस के सायरन की पीकू पीकू बंद हुई तो बिस्ना झट से नीचे उतर गया। इस वक्त वह हरिया के लिए यदि संजीवनी भी ला सकता तो ला देता। रानी के लिए उसकी चाहत कम होती मत समझिए, मगर दोस्त के लिए दिल पिघल रहा है। अब वह उसकी प्रेमिका का पति नहीं, उसका हरिया है, बचपन का दोस्त, जिसके साथ खेतों में पसीना बहाया, साथ थाली में खाया, थक कर साथ महुआ पिया, साथ नाचे, साथ जंगल नापा, साथ नदी में नहाए। माँ बाप के बाद यदि कोई उसे अपना लगता तो वह हरिया ही तो है। मामा ने उसे बस छत दी थी, मगर हरिया ने उसे अपनी हथेली पर अपना रुपया दिया था, उसे अपने खेत में काम दिया था, जिससे वह अपने लिए छत बना सके। हरिया ने कभी उसकी मेहनत के बदले कम मेहनताना नहीं दिया, तो फिर बिस्ना ने कैसे उसके लिए बद्दुआ मांगी? इंसान ऐसा ही तो है। पहले वह अपनी चाहतों के लिए उन्हीं लोगों के प्रति कटुता पालता है जिससे उसका अपनत्व का नाता है। मन ही मन उनका बुरा चाहता है, उनके लिए बद्दुआ मांगता है, कोसता है, लानत मलामत करता है, जिंदगी से उसकी परछाई तक के हट जाने की ख्वाहिश पालता है। और जब वैसा ही होने लगता है तो वह अपराध बोध से घिर जाता है, खुद को दोष मुक्त साबित करने लगता है कि उसने ऐसा तो नहीं चाहा था। ग्लानि जब उसे कचोटती है तो उसके भीतर की बुराई गिरगिट सा रंग बदल यकायक अच्छाई में तब्दील हो जाती है। शायद यही भाव इंसान का इंसान होना बनाते हैं, या शायद इंसान पृथ्वी का सबसे ज्यादा मायाचारी प्राणी है। बिस्ना भी अभी उसी दौर से गुजर रहा है। सरकारी अस्पताल के जनरल वार्ड में सलवटों भरी रंग खो चुकी सफेद चादर और कोनों से निकलती रुई वाले तकिए पर हरिया बेहोश हालत में लेटा है। बिस्ना थोड़े सुकून में है कि वार्ड बॉय से उसकी पहचान की बदौलत हरिया को बिस्तर मिल गया। ये अलग बात है कि उस बिस्तर के मरीज को अभी अस्पताल के कॉरिडोर में कील पर लटका सलियान चढ़ रहा है। अब रोने से क्या होगा? इतना गुटखा दारू के लिए मना क्यों नहीं करते हो पहले? बेहोश हरिया के मुंह पर लगा खून साफ करती नर्स ने रानी को फटकारा, जो बमुश्किल मुंह में साड़ी का छोर दबाए अपनी रुलाई रोके हुए थी। इनके कपड़े लाए हैं? नर्स ने हरिया की शर्ट पर खून लगे होने से उसके कपड़े बदलने के लिए कहा। वे लोग जिस हालात में अस्पताल पहुंचे थे उनमें कपड़े साथ ले आने का ख्याल कैसे आता? बिस्ना ने तुरंत अपनी शर्ट उतार दी। उसे शर्ट उतारते देख सिर्फ रानी ने मुंह फेरा था। बाकी इंसानों का ढेर बने उस वार्ड में किसी को इतनी फुर्सत नहीं कि एक गरीब को नंगा होते देख उस पर आपत्ति जताए। शर्ट उतारने में इतनी झिझक बिस्ना को पहले कभी महसूस नहीं हुई। होती भी क्यों? खेतों में काम करते जब पसीने में शर्ट तर हो जाए तो उसे उतार मिट्टी में पटक देना आए दिन का काम है। मगर अस्पताल में अपनी शर्ट उतारकर हरिया की खून भरी शर्ट पहन
बिस्ना को लग रहा है जैसे वह उसका नसीब पहन रहा है। मगर क्या शर्ट बदल लेने से रानी के लिए बिस्ना हरिया बन जाएगा? वह तो बेहिसाब रोए जा रही है। डॉक्टर अभी तक हरिया को देखने नहीं आए हैं। उनके लिए शायद यह इमरजेंसी केस नहीं है। गरीब का कोई केस इमरजेंसी होता भी नहीं। हरिया बेहोश है और रानी बेहोश होने की कगार पर। बिस्ना नहीं जानता कि होश में रहे या बेहोश होने का स्वांग रचे। परिस्थिति उसे कुछ भी सोचने समझने का वक्त नहीं दे रही है। वह बस इंतजार कर रहा है कि कब डॉक्टर आए और हरिया का इलाज शुरू हो और कब आखिरी उम्मीद के भी गुजर जाने की बात कहे। छी छी, बार बार बिस्ना के दिमाग में बुलबुलों से उठते इन ख्यालों को वह क्षण भर से ज्यादा टिकने नहीं दे रहा है। कुछ देर बाद डॉक्टर आए। साथ में सफेद रंग की ट्रे, उसमें कुछ दवाई, इंजेक्शन लिए नर्स भी है। पहले भी कभी खून गिरा है मुंह से? डॉक्टर ने हरिया को जांचते हुए रानी और बिस्ना दोनों से पूछा। जवाब में बिस्ना और रानी ने एक साथ उत्तर दिए, लेकिन उनके उत्तर बिल्कुल विपरीत थे। रानी ने नहीं कहा था और बिस्ना ने हाँ, यह जानते हुए भी कि अब उसे रानी को इस हाँ के लिए कई दूसरे सवालों के जवाब देने होंगे। रो रो कर लाल हो चुकी आंखों से जब रानी ने बिस्ना को देखा तो उसे उनमें दर्द की नहीं, क्रोध की ललाई दिखाई दी। जायज भी थी। उसका पति खून उगलता रहा। यह बात बिस्ना ने उससे कैसे छुपाई? रानी को इस समय बिस्ना ही यमराज नजर आ रहा है। वह वहशी और हवसी नजर आ रहा है, जिसने अपने स्वार्थ के लिए हरिया की इतनी बड़ी बीमारी छुपाई। रानी की आंखों से बिस्ना का यह गुनाह बच नहीं पा रहा। इन्हें अभी एक इंजेक्शन दिया है, कुछ देर में ये होश में आ जाएंगे। ब्लड सैंपल ले लिया है, जांच के बाद ही कुछ पता चलेगा। फिर भी हालत देखकर यही कहूंगा कि ज्यादा उम्मीद मत रखना। डॉक्टर के इतना कहते ही रानी की सिसकियों ने फिर रफ्तार पकड़ ली। उम्मीद मत रखना, यह उसके लिए किसी ऊंचे पहाड़ से नीचे फेंक दिए गए पत्थर के वेग जितना भारी आघात है। उसके पेट में जिसके नाम से जुड़ी उम्मीद पल रही थी, वह उसके लिए उम्मीद कैसे न रखे? पति का मर जाना या उसके मर जाने का संकेत पा लेना आज भले हिंदुस्तानी औरतों को सती ना बनाता हो, लेकिन उनकी दुनिया उजड़ जाएगी। वे किसके सहारे जिएंगी? कहाँ जाएंगी? क्या खाएंगी? कैसे रहेंगी? ये सवाल कमजोर हालातों में उनके पति के प्रति प्रेम से ज्यादा ऊपर उनके निजी स्वार्थ को रख देते हैं। प्रेम से पेट नहीं भरता, यह कथन उतना ही कटु सत्य है जितना करेले का शक्कर की बीमारी के लिए फायदेमंद होना। डॉक्टर के जाते ही जब बिस्ना की नजरें रानी से मिली तो उनमें व्याप्त रोष और दर्द ने उससे कहा, यही चाहते थे ना तुम? रानी को अपनी किस्मत का रंग इस वक्त अस्पताल की सफेद दीवारों और नर्स की सफेद कमीज सा बेरंग लग रहा है। हरिया को कुछ हो गया तो यही सफेद रंग उसकी झोली में आ गिरेगा। यह सोचते हुए वह नाउम्मीदी के दरिया में डूबी जा रही है। उसने अपने हाथ पर गर्माहट महसूस की तो देखा कि धुंधलाई आंखों से रानी को खोजता हरिया का हाथ रानी के हाथ तक आ पहुंचा है। एक बारगी रानी को लगा जैसे वह उसे उस दरिया में डूबने से बचा लेगा।
फिर अगले ही पल जब उसे हरिया के चेहरे पर धाग जमाए, कमजोरी, उड़ती हुई रंगत, काले पड़े होंठ और चेहरे की ललाई को लील निर्बलता पसरती नजर आई, तो उसने हरिया के हाथ को कस कर थाम लिया। तुम्हारे खून को बाहर भेजे हैं जांच के लिए। कल तक रिपोर्ट आएगी। तब तक यहीं रहना है। कहते हैं कोई बड़ी बीमारी हो सकती है। रानी ने बिना कोई भाव चेहरे पर लाए एक सांस में हरिया से कह दिया। हरिया कुछ नहीं बोला, बस रानी का हाथ थामे, कभी रानी को तो कभी उसके पेट के उभार को देख तृप्त होने की झूठी कोशिशें कर रहा है। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे चुपचाप किसी चमत्कार के हो जाने की उम्मीद में समय काट रहे हैं। हरिया जानता है कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता, इसलिए जब बिस्ना दवाई का पर्चा लिए हुए पहुंचा तो हरिया ने उसे अपने पास बुलाया। ए बिस्ना, मेरा एक काम करेगा? तुम बोल के तो देखो। हमेशा कड़ी आवाज में बात करने वाले हरिया की आवाज में लाचारी भाव बिस्ना ने आंखों के भीगते कोर छिपा खुद को उसके सामने हर काम के लिए उपस्थित कर दिया। तुम हमारी रानी से ब्याह कर लो। हरिया ने बिना झिझके ये शब्द एक सांस में कह डाले, जैसे मरणासन्न कोई पिता अपनी जवान पुत्री के लिए एक सुयोग्य वर को मांग लेता है। ऐसी बकवास हमारे सामने दोबारा की तो धरेंगे एक। बिस्ना के मुंह से ये शब्द अपने आप निकल गए, उसके कहे बिना। वह खुद को गिरा हुआ और नीच अनुभव कर रहा है। उसने यही तो चाहा था, रानी को। आज जब हरिया खुद रानी को उसके हाथों में सौंप रहा है तो वह घबरा क्यों उठा, बेचैनी क्यों? उसकी चोरी किसी दिन ऐसे पकड़ी जाएगी, उसे कहाँ पता था। उसकी मन्नत के धागों का रंग पहली ही बारिश में धुल जाएगा, उसे कहाँ पता था। मन्नत के उन लाल धागों के भीतर ईर्ष्या, लालच और हवस की डोरी ऐसे नंगी हो जाएगी, उसे कहाँ पता था। उसने रानी को चाहा जरूर था, मगर उसे कहाँ पता था कि अपने मरणासन्न दोस्त को देखकर उसकी आत्मा ही उसे इस चाहना के लिए धिक्कारेगी। आज उसके भीतर से बस यही आवाजें आ रही हैं कि नहीं, मैंने यह नहीं चाहा था। मैंने हरिया की मौत नहीं चाही थी। मैंने रानी का विधवा होना नहीं चाहा था। मैंने उसके बच्चे का पिता से बिछड़ना नहीं चाहा था। मैं खुद को पीट देना चाहता हूँ, खुद पर ही थूक लेना चाहता हूँ। ये मैंने क्या चाह लिया? अपनी सारी मांगे मैं वापस ले लेना चाहता हूँ। हरिया की बात पर बिस्ना कोई जवाब देता, उससे पहले ही रानी ने खड़े होकर चाटा जड़ने के लिए हाथ बढ़ा ही लिया था। फिर हरिया की हालत, अस्पताल का माहौल और ड्रिप से टपकती बूंदों को देखकर रुक गई। ये खून के उल्टे हम पहले भी 2-3 बार कर चुके हैं। हरिया ने रानी का हाथ पकड़कर अपनी गलती को सामने कर दिया। उसके चेहरे पर माफी और दर्द के मिले जुले भाव तैर रहे हैं। आंखों में हमदर्दी की चाहत और रानी के लिए प्रेम की भावनाएं उमड़ रही हैं। लेकिन जब रानी ने हरिया की बात सुनी तो गुस्से से अपना हाथ खींच लिया। हरिया समझ गया कि उसे अभी सफाई देनी है, अपने गुनाह की, अपनी चोरी की। तुम्हें बता कर भी क्या करते? तुम पहले ही ऐसी हालत में हो।
पिछले मंगल जब शहर गए थे तभी डॉक्टर को दिखा आए थे। कैंसर है हमें। इलाज में जितना पैसा लगेगा उतना हम पूरी जिंदगी में भी नहीं जुटा पाएंगे। अब ज्यादा समय नहीं है, इसीलिए चाहते हैं कि हरिया अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही उसके मुंह से फिर खून की उल्टी होने लगी। बिस्ना उनके प्रेम में पड़े खूनी दखल को देख भागता चीखता डॉक्टर को बुला लाया, लेकिन अब तो डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकते। हरिया ढेर हो चुका है। रानी का हाथ थामे, मुंह से निकले खून की उल्टी में लथपथ। उसकी आंखें खुली हैं जिनसे प्राण निकल चुके थे, लेकिन पुतलियां अभी भी बिस्ना की तरफ इशारा कर रही हैं। वे उससे कह रही हैं, यही मांगा था ना तुमने, देखो मैंने दे दिया। अब पा लिया तुमने रानी को। बिस्ना स्तब्ध खड़ा है, जैसे प्राण उसके भी निकल गए हों। वह कहीं भी जाकर हरिया के प्राण वापस लाना चाहता है। रानी कुछ देर तक यूं ही बैठी रही, भाव शून्य, जैसे उसके भी प्राण ना रहे हों, केवल शरीर बैठा हो। उसकी आंखें बिना पलक झपकाए हरिया को देख रही हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हरिया की मरी हुई आंखें बिस्ना को देख रही हैं। मरने के बाद भी जैसे वे आंखें बिस्ना से रानी का हाथ थामने के लिए कह रही हैं। बिस्ना की आंखों में जब जब हरिया ने रानी को चाहने की चोरी पकड़ी थी, तब तब उसने मौन होकर घंटों बिस्ना से बात की थी। क्या यह बिस्ना भी कभी नहीं समझ पाया। हरिया के बगल में बैठी भावशून्य रानी में आज बिस्ना को अपनी प्रेमिका नहीं, सिर्फ हरिया की विधवा नजर आ रही है। अब उसका मन उसे अपनाना नहीं चाहता, नहीं अपना सकता। अब वह उस कोतवाल की विधवा है जिसने बिस्ना की चोरी पकड़ी है, जिसके सामने इज्जत नहीं रहेगी। वह कैसे प्रेम करेगी? वह तो प्रेम कभी करती ही नहीं थी। बिस्ना का मन उसके कानों में फुसफुसा रहा है, मैं अब रानी को कभी नहीं अपना पाऊंगा। ये कैसे भाव है मेरे कि जब वो किसी के साथ थी तब मैं उसे अपनाना चाहता था, अब जब उसका साथ छूट गया तो मेरे लिए यह परिस्थिति बन गई कि मैं उसे चाहते हुए भी अपनाना नहीं चाहता। यदि मैंने उसका हाथ थामा तो मैं जीवन भर यही सोचता रहूंगा कि हरिया मेरे चाहने से मरा। मैं अपने ही ख्यालों की उलझन में पागल सा होने लगा हूं। मैं हरिया की लाश को और रानी को भी लावारिस छोड़कर भाग जाना चाहता हूं, कायरता की सारी सीमाएं लांघ कर। बिस्ना कुछ और होश खोता उसके पहले ही उसे हंसने की आवाजें नेपथ्य में भटकने से बाहर खींच लाईं। रानी हरिया का हाथ थामे बौराई सी हंस रही है। हरिया के शरीर से बिस्ना की शर्ट के बटन नोच रही है। उसके कांपते हाथ कभी हरिया के गाल थपथपाते, कभी शर्ट की बाह फाड़ते। वह उस शर्ट को फाड़ देना चाहती है, मगर उसके हाथ कुछ भी कर पाने में अक्षम है। वह बस नोच रही है। फाड़ने की इसी कोशिश में उसने शर्ट की जेब फाड़ दी और कुछ बटन भी टूट गए। अब हरिया का पेट सांस के उतार चढ़ाव नहीं भर रहा है। वह उतना ही निर्जीव है जितना वह पलंग जिस पर वह लेटा है। बिस्ना
रानी को कुछ भी समझाने की स्थिति में नहीं है, बस मूक दर्शक बना देख रहा है। कुछ देर तक छीना झपटी के बाद जब वह शर्ट फाड़ने और हरिया को जगाने में असमर्थ रही, तो उसने अपने हाथों से अपने पेट में घूंसे मारने शुरू कर दिए। बिस्ना किसी तंद्रा के टूटने से बाहर आया, झटके से रानी को पकड़ा, उसके पेट पर मारने से रोकने के लिए उसे कस कर अपनी बाहों में समेट लिया। वे दोनों ही फूट फूट कर रो रहे हैं, जैसे कहीं आंसुओं का बादल फटा हो। वह अपने पति के चले जाने के लिए और बिस्ना उसका कारण बन जाने के लिए। अभी आप सुन रहे थे अंकिता जैन जी की कहानी कश्मकश। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स के जरिए हमें अवश्य बताएं। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, मित्रों और परिवारजनों में शेयर कर सकते हैं। जो भी नए सदस्य चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। कहानियों और उनके प्रस्तुतिकरण से संबंधित यदि कोई विचार, सुझाव, आलोचना या फरमाइश आपके पास हो तो उसे आप कमेंट्स के जरिए हम तक आने दें। इसके अतिरिक्त अपने पसंद की कोई कहानी, उपन्यास या अपने पसंदीदा किसी लेखक की कोई रचना यदि आप सुनना चाहते हैं तो उसके लिए आप कमेंट्स के जरिए हमें बता सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ। अभी के लिए विदा। शुक्रिया।